द नेक्स्ट टॉपिक विल लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तीसरी पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के किन तीन इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का। वर्ष 1964 में सोवियत संघ का सहयोग से किस नए इस्पात कारखाने की स्थापना हुई? बोकारो, झारखंड। चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत किन नए सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निश्चित किया गया था? सलेम, जो कि तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण को पूरा होने का इस्पात उत्पादन क्षमता में किस वर्ष वृद्धि हुई थी? वर्ष 1978 में। वर्ष 1978 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में। सेल को किस मुख्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी और एकीकृत इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल किन दो विशेष प्रकार के इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? ऑयल स्टील प्लांट और स्लेम स्टील प्लांट। ऑयल और स्लेम इस्पात प्लांट कारखाना के लिए। निजी क्षेत्र के किस प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र को इस्को के नाम से जाना जाता है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। सरकार ने इस्को का स्वामित्व अपने हाथ में किस तिथि को लिया था? 17 जुलाई 1976 को। इस्को का औपचारिक विलय सेल में कब हुआ था? 1979 को। अपने हाथ में 1976 में लिया, 1979 में स्टील से मिला दिया इस्को को। इस्को और सेल के विलय प्रस्ताव को दोनों कंपनियों ने किस वर्ष पारित किया था? 1979 में। कंपनियों के विलय संबंधी मामलों पर किस मंत्रालय के स्तर पर विचार किया जा रहा था? कंपनी मामलों के मंत्रालय में। मंत्रालय ने इस्को के सेल के अंतिम विलय को अपनी स्वीकृति की स्थिति को प्रदान की थी 15 फरवरी 2006 को। सरकार द्वारा यह विलय किस पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी माना गया? 1 अप्रैल 2005 से। इस ऐतिहासिक विलय के बाद सेल के अधिक एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई थी? अब 5। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और इस्को। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और इस्को भी मिल गया इसमें। विलय के पश्चात सेल के अधिक विशेष इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 3। ऑयल स्टील प्लांट, बैसवेसरैया और सलेम। ऑयल स्टील प्लांट, बैसवेसरैया और सलेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के भीतर घरेलू इस्पात की खपत कितनी थी? भारत के भीतर 106.2 मिलियन टन। वर्ष 2022 में भारत के भीतर घरेलू इस्पात की खपत बढ़कर कितनी हो गई? 114.8 मिलियन टन। देश में वर्ष 2022 में इस्पात का आयात कितना दर्ज किया गया था? आयात जो हम खरीद रहे थे 5.6 मिलियन टन, और देश के वर्ष 2022 में इस्पात का निर्यात कितना दर्ज किया गया है? यार, देश में आयात 2022 में इस्पात हम कर रहे थे 5.6 मिलियन टन, और इस्पात को हम भेज रहे थे 7.9 मिलियन टन। फिर खरीद कहाँ रहे थे जब उससे ज़्यादा भेज ही रहे थे जब। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा स्टील का वैश्विक स्थान क्या है? यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। टाटा स्टील समूह की वार्षिक उत्पादकता या उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितने मिलियन टन है? 30.18 मिलियन टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल लौह इस्पात उद्योग में खनिज पदार्थों के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट को। लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट को। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन सा है? डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले इस्पात निर्माण में अन्य मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन सा है? डोलामाइट, सोरा और क्रोमियम और निकेल। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन से हैं? डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? 0.03% से 1.0% तक। 1% तक हो सकता है या 0.03% तक। स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कार्बन मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? इस्पात को कठोरता प्रदान करना। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में क्रोमियम धातु मिलाने का क्या लाभ होता है? इस्पात की ताप सहनशीलता बढ़ाना एवं धब्बा रहित बनाना। भारत में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्य रूप से किस देश से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्य रूप से किस देश से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति पर बिल्कुल निर्भर नहीं है? तो विश्वेश्वरैया स्टील, भद्रावती। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है? कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति का बिल्कुल निर्भर नहीं है? तो विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, भद्रावती। भद्रावती इस्पात संयंत्र कोयले के स्थान पर ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करता है? तो चारकोल अथवा लकड़ी के प्रयोग पर आधारित ऊर्जा है। चारकोल एवं लकड़ी के प्रयोग पर आधारित ऊर्जा है। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड की भौगोलिक स्थिति की क्या मुख्य भूमिका है? यह संयंत्र देश के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र से बहुत दूर स्थित है।
नेक्स्ट टॉपिक है एल्युमिनियम उद्योग, इसको तो और अच्छे से पढ़ेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री को। वर्ल्ड मिशन प्रोजेक्ट 2016-20 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत का? 5.53%। 2020 में एल्युमिनियम उत्पादन का पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है भारत का? तो 5.53%, लगभग 6% एल्युमिनियम उत्पादन करता है भारत। एल्युमिनियम के वैश्विक उत्पादन में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। भारत का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित है? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। जेके नगर, पश्चिम बंगाल में देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। भारत की दूसरी एल्युमिनियम कंपनी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंडिया द्वारा देश में किन 4 स्थानों पर अपनी शाखाएं संयंत्र स्थापित किए गए हैं? मूरी जो कि झारखंड में, अल्लूपुरम जो कि केरल में है, बेलूरू जो कि पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड जो कि ओडिशा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का हिंडाल्को में विलय किस वर्ष किया गया था? 2005 में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। हिंडाल्को भारत के किस प्रमुख निजी औद्योगिक घराने या ग्रुप की कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की। हिंडाल्को भारत के किस प्रमुख निजी औद्योगिक घराने या ग्रुप की कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की। हिंडाल्को मुख्य रूप से किन 2 प्रमुख धातुओं का उत्पादन और प्रसंस्करण करती है? एल्युमिनियम और कॉपर का। एल्युमिनियम और कॉपर का। हिंडाल्को का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? रेणुकूट में। नवंबर 1965 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस पहले एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई थी? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बाल्को की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई थी? कोरबा में। कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है स्थित बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक व गंधमर्दन ओडिशा से। कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है स्थित बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है एवं गंधमर्दन ओडिशा से। बाल्को के एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह से की जाती है? कोरबा ताप विद्युत गृह से। बाल्को के एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह से की जाती है? कोरबा ताप विद्युत गृह से। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भारत की किस प्रकार की सबसे बड़ी कंपनी है? सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स। नालको की स्थापना ओडिशा के कोरापुट जिले के किस स्थान पर की गई थी? दमनजोड़ी में। दमनजोड़ी जो कि ओडिशा में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। दमनजोड़ी जो कि ओडिशा में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। भारत के संपूर्ण एल्युमिनियम परिदृश्य में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किस कंपनी की स्थापना से आया? नालको की स्थापना। भारत के संपूर्ण एल्युमिनियम परिदृश्य में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किस कंपनी की स्थापना से आया? नालको की स्थापना से। वर्तमान में भारत प्राथमिक एल्युमिनियम की घरेलू आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर नहीं है? विदेशी आयातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम के व्यापारिक मामलों में आत्मनिर्भर होकर वर्तमान में भारत की क्या भूमिका है? भारत एल्युमिनियम का एक प्रमुख निर्यातक देश बन चुका है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का हीराकुंड संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिले में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का हीराकुंड संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिला में। नालको के संबलपुर हीराकुंड कॉम्प्लेक्स के मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ शामिल है? एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र और एक कैपिटव पावर प्लांट। नालको के संबलपुर कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से कौन से औद्योगिक इकाइयाँ हैं? एल्युमिनियम प्रगलन मतलब एल्युमिनियम को पिघलाना, संयंत्र बनाना और एक कैपिटव पावर प्लांट बनाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नालको के दमनजोड़ी जो कि कोरापुट कॉम्प्लेक्स में कौन सी 2 मुख्य इकाइयाँ कार्यरत है? एक बॉक्साइट खादन और एक एल्युमिनियम शोधनशाला। एल्युमिनियम शोधनशाला का। राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो संयंत्र किस राज्य में? झारखंड में। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में? सलेम तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और विजयनगर कहाँ? कर्नाटका में है।
विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटका में है। सेल की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कब? 1973 में। सेल की स्थापना 1973 में हुई थी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में किस सार्वजनिक कंपनी का सेल में पूर्ण विलय किया गया था? इसको से। मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस भारी उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है? लौह इस्पात उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग में। क्रोमियम का मुख्य कार्य इस्पात में क्या बढ़ाना होता है? ताप सहनशीलता और संक्षारण प्रतिरोध। ताप सहनशीलता और संक्षारण प्रतिरोध। भारत अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं के लिए किस देश पर अत्यधिक निर्भर है? ऑस्ट्रेलिया पर। भारत अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं के लिए किस देश पर अत्यधिक निर्भर है? कोयला पर। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र स्थानीय स्तर पर उत्पादित उत्पादित चारकोल का उपयोग करता है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का इतिहास किस वर्ष से शुरू माना जाता है? 1937 से। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का इतिहास किस वर्ष से शुरू माना जाता है? 1937 से। भारत का पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जेके नगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जेके नगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इंडल का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडेल का पूर्ण रूप क्या है? इंडेल इंडेल का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। मूरी जो कि झारखंड में और अल्लूपुरम जो कि केरल में। मुरई सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और अल्लू जो होता है केरल में। अल्लूपुरम मतलब आलू ऐसा मान लेते हैं ट्रिकली। अल्लूपुरम केरल में है। किस धातु के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो एल्यूमिनियम के। इंडेल द्वारा। हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र यूपी के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में। रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में। बाल्को का पूर्ण रूप क्या है? बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। बाल्को का पूर्ण रूप क्या है? बाल्को जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है बाल्को। बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नवंबर 1965 ईस्वी में। बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नवंबर 1965 ईस्वी में। अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो बाल्को को प्राप्त है बॉक्साइट खनिज के लिए। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है बॉक्साइट खनिज के लिए फेमस है, जो बाल्को लिए लाभदायक है। नाल्को का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को की स्थापना किस दशक में की गई थी? 1980 के दशक में। 1980 के दशक में मतलब 1981 औद्योगिक क्रांति के समय। दमन जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। दमन जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। दमन जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भारत एल्यूमिनियम के क्षेत्र में आयात देश के निर्यातक देश किस कंपनी के आगमन के बाद बना है? नाल्को के बाद। भारत एल्यूमिनियम के क्षेत्र में आयात देश से निर्यातक देश किस कंपनी के आगमन से बना है? जब हमारे देश में नाल्को आया तब हमारे देश को सुख समृद्धि एल्यूमिनियम कंपनी में वृद्धि हुआ, क्योंकि तब जो है एल्यूमिनियम कंपनी खरीदता नहीं है, बेचता है दूसरे देश को नाल्को के आने के बाद। वाह नाल्को, थैंक यू सो मच। कोरापुट जिला जो कि ओडिशा में है। ओडिशा में किस बहुमूल्य अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट अयस्क के लिए। कोरापुट जिला जो कि ओडिशा में है, किस बहुमूल्य अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए। इस्पात के घरेलू उपयोग में वर्ष 2021-22 के बीच कितने मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई? 8.6 मिलियन टन की वृद्धि। 8.6 मिलियन टन की वृद्धि। वर्ष 2022 में भारत का इस्पात निर्यात उसके आयात से कितने मिलियन टन अधिक था? मतलब जितना वो खरीदता नहीं था उससे ज़्यादा बेचता था, वो 2.3 मिलियन टन अधिक था। 2.3 मिलियन अधिक था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल लोहा और क्रोमियम मिलकर किस विशेष जंगरोधी मिश्र धातु का निर्माण करती है? तो स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगता है। स्टील में भंगुरता कम करने और कठोरता बढ़ाने के लिए किस तत्व को मतलब मिलाते हैं? कार्बन को। भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के समय पूरी तरह वन आधारित ईंधन मतलब चारकोल पर निर्भर था? भद्रावती संयंत्र जो कि कर्नाटका में है। भद्रावती संयंत्र जो कि कर्नाटका में। किस देश की तकनीकी और आर्थिक सहायता ने झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना को संभव बनाया था? पूर्व सोवियत संघ USSR की हेल्प से। स्लेम जो कि तमिलनाडु में है इस्पात संयंत्र किस विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो विशेष ऑयल स्टील मिश्र धातु इस्पात के लिए। स्लेम
सलेम जो कि तमिलनाडु में पहला नंबर। इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र किस विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए जाना था? सलेम जो है कौन सा एक विशेष प्रकार का इस्पात उत्पादित करता है? तो विशेष ऑयल स्टील, जिसे मिश्र धातु इस्पात, विशेष ऑयल स्टील के लिए जाना जाता है, मिश्र धातु इस्पात के लिए। आदित्य बिरला समूह द्वारा संचालित हिंडाल्को का मुख्यालय या प्रमुख उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रेणुकूट में। आदित्य बिरला समूह द्वारा संचालित हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को कहाँ है मुख्यालय उसका? रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ? यूपी में है। छत्तीसगढ़ का कोरवा, छत्तीसगढ़ का कोरवा क्षेत्र किस उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग, बाल्को के लिए, एल्युमिनियम उद्योग बाल्को के लिए। छत्तीसगढ़ का कोरवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कोरवा क्षेत्र किस उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग बाल्को के लिए। बॉक्साइट को एल्युमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप से शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम में। बॉक्साइट को एल्युमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप में शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम में। बॉक्साइट को एल्युमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप में शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम में। बॉक्साइट को एल्युमिनियम बदलने के लिए सबसे पहले उससे एल्युमिनियम में बदला जाता है। हीराकुंड बांध के समीप कौन सी प्रमुख एल्युमिनियम प्रगलन स्थित है? हीराकुंड बांध के समीप कौन सा प्रमुख एल्युमिनियम प्रगलन स्थित है? तो नालको का हीराकुंड संयंत्र, नालको का हीराकुंड संयंत्र। विश्व खनिज उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक एल्युमिनियम बाजार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो 5.53%। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कौन सा है जिसे 1965 में स्थापित किया गया था? बाल्को, खुद का प्राइवेट अपना बनाया हुआ पहला एल्युमिनियम संयंत्र कौन है जिसे 1965 में स्थापित किया था? बाल्को को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इस्पात संयंत्र रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में इस्पात का शुद्ध निर्यातक होना क्या दर्शाता है? भारत में इस्पात का उत्पादन उसकी घरेलू खपत से अधिक है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवस्थिति कारक क्या है? प्रचुर और सस्ती बिजली की आपूर्ति, जैसे कोरबा या हीराकुंड। एल्युमिनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवस्थिति कारक क्या है? प्रचुर और सस्ती बिजली की आपूर्ति, जैसे कोरबा, हीराकुंड। डोलामाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो एक गालक या अस्तर सामग्री के रूप में, एक गालक या अस्तर सामग्री। डोलामाइट का उपयोग जो है, डोलामाइट का उपयोग कैसे कब करते हैं? डोलामाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किस कार्य के लिए करते हैं? तो गालक, फ्लक्स और एक अस्तर सामग्री के रूप में। भारत में इस्पात क्षेत्र के विनियमन और नीति निर्धारण के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? इस्पात मंत्रालय। भारत में इस्पात क्षेत्र के विनियमन और नीति निर्धारण के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? इस्पात मंत्रालय। भारत की कौन सी निजी इस्पात निर्माता कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल है? टाटा स्टील। भारत की कौन सी निजी इस्पात निर्माता कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल है? टाटा स्टील। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लॉ इस्पात उद्योग। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत का भूगोल, जिसमें एल्युमिनियम उद्योग के बारे में जानेंगे। नालको को किस वर्ष नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? 2008 में। एल्युमिनियम उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी कौन सी है? नालको। एल्युमिनियम उद्योग किस प्रकार का उद्योग? एक भारहरासी वजन घटाने वाला उद्योग, वजन घटाने वाला उद्योग है। एल्युमिनियम उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? एक भारहरासी उद्योग है। 1 टन एल्युमिनियम उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है? 5 टन। 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 5 टन बॉक्साइट खर्च करना पड़ता है। 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए कितने टन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है? 0.5 टन चूना पत्थर, 5 टन बॉक्साइट। एल्युमिनियम के प्रति टन उत्पादन में कितने टन कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है? 0.3 टन। 1 टन एल्युमिनियम उत्पादन के लिए कितने किलोवाट विद्युत ऊर्जा की खपत होती है? 20 से 24 हज़ार किलोवाट। एल्युमिनियम उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा अयस्क क्या है? उत्तर है तो बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तांबा उद्योग एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। तांबा उद्योग एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादन कौन है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 में। 9 नवंबर 1967 में, जो कि तांबा का निर्माण करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में हुआ था? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कंपनी नियम 1956 के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तांबे के खनन, अयस्क वर्धन, समेल्टिंग, शोधन और शोधित तांबे को ढालने का काम कौन सी कंपनी करता है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रमुख व्यावसायिक उत्पादों में क्या शामिल है? कैथोड और तांबे के तार। कॉपर वायर वार। तांबा शोधन प्रक्रिया के दौरान कौन से सह उत्पाद प्राप्त होते हैं? तांबा शोधन प्रक्रिया के दौरान कौन से सह उत्पाद प्राप्त होते हैं? एनोड स्लाइम, सोना चांदी समेत, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम एसिड।
तांबा शोधन प्रक्रिया के दौरान कौन से सह उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो एनोड स्लाइम में सोना चांदी समेत कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। HCl का 90% से अधिक बिक्री राजस्व किन दो उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है? कैथोड तथा सतत कास्ट कॉपर रुड। HCl मतलब कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 90% से अधिक बिक्री राजस्व किन दो उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है? कैथोड और सतत कास्ट कॉपर रोड से, कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रोड से। खंतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, खेतड़ी नगर में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? खेतड़ी नगर, राजस्थान में। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, वो भी घाटशिला में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मालांजखंड कॉपर प्रोजेक्ट किस राज्य में संचालित है? मध्य प्रदेश में। मालांजल कॉपर प्रोजेक्ट किस राज्य में संचालित है? मध्य प्रदेश, मालांचल खंड में। तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, तजोला में। गुजरात कॉपर कहाँ स्थित है? झगड़िया, गुजरात में। प्राइवेट सेक्टर किस कंपनी के मार्च 1972 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया था? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, घाटशिला, झारखंड को। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, घाटशिला, झारखंड को कब 1972 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था? राष्ट्रीयकरण के बाद इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधन और स्वामित्व किसे सौंप दिया गया? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंजीनियरिंग उद्योग, इसका समान इंट्रोडक्शन। आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए किस उद्योग को सबसे आवश्यक माना गया? इंजीनियरिंग उद्योग को। किसको? इंजीनियरिंग उद्योग को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है? तो परिवहन, कृषि, खनन एवं निर्माण के क्षेत्रों के लिए। इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सहायक इकाइयाँ क्या कहलाती है? अनुषंगी इकाइयाँ। अनुषंगी और लघु पैमाने की इकाइयाँ इंजीनियरिंग क्षेत्र में किस प्रकार के छोटे उत्पादों का निर्माण करती है? कील, पेंच, नट बोल्ट आदि का। भारी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा निर्मित प्रमुख परिवहन उत्पाद कौन से हैं? रेल के इंजन, कोच तथा वैगन, जलाशय और वायुयान। भारी इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा निर्मित प्रमुख परिवहन उत्पाद कौन से हैं? भारी इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा निर्मित प्रमुख परिवहन उत्पाद कौन सा है? रेल के इंजन, कोच और वैगन, जलाशय और वायुयान। बिजली के पारेषण के लिए इंजीनियरिंग उद्योग क्या तैयार करता है? ट्रांसमिशन टावर आदि विविध प्रकार के उत्पादन। ट्रांसमिशन टावर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल भारत में इंजीनियरिंग उद्योग प्रधानता किस क्षेत्र में केंद्रित है? सार्वजनिक क्षेत्रों में। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग प्रधानता किस क्षेत्र में केंद्रित है? सार्वजनिक क्षेत्र में। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास किस काल के बाद शुरू हुआ था? स्वतंत्रता के बाद। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग को कार्यप्रणाली के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 3 वर्गों में। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योगों को कार्यप्रणाली के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। इंजीनियरिंग उद्योगों के वर्गीकरण के 3 मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? भारी यांत्रिकी, हल्के यांत्रिकी तथा विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग के वर्गीकरण के 3 मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग उद्योग के वर्गीकरण के लिए 3 मुख्य वर्ग कौन कौन से? भारी यांत्रिक, हल्के यांत्रिक तथा विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयाँ। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयाँ। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? रांची, झारखंड में। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? रांची, झारखंड में। रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1958 में। रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1958 में। खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर के खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1965 में। दुर्गापुर के खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की थी? वर्ष 1965 में। वर्ष 1965 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में। 1966 में। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नैनी, प्रयागराज में। त्रिवेणी
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नैनी प्रयागराज में। नैनी स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। नैनी स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड किन दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड किन दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1960 में। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1960 में। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है? जादवपुर कोलकाता में। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है? जादवपुर कोलकाता में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एचएमटी का मुख्यालय या मुख्य इकाई कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का मुख्यालय या मुख्य इकाई कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में। विद्युत शक्ति उत्पादन पारेषण तथा वितरण में प्रयुक्त होने वाले जनरेटर और बॉयलर का निर्माण कौन सा उद्योग करता है? भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग। स्विच गियर टरबाइन और ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्योग के तहत होता है? भारी विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग के तहत। भारत में भारी विद्युतीय उपकरणों का निर्माण सर्वप्रथम किस वर्ष और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1956 में भोपाल से। भोपाल में भारी विद्युतीय उपकरणों का निर्माण किस कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था? हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1964 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सार्वजनिक क्षेत्र का वह सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल उपकरण कौन सा है जो 500 मेगावाट तक के स्टीम टरबाइन बनाता है? भेल। सार्वजनिक क्षेत्र का वह कौन सा बड़ा इलेक्ट्रिकल उपकरण कौन सा है जो 500 मेगावाट तक की स्टीम टरबाइन बनाता है? तो भेल द्वारा निर्मित उच्च दाबीय बॉयलर और टर्बी सेट मुख्य रूप से किस कार्य में उपयोग होता है? विद्युत उत्पादन और पारेषण में। तमिलनाडु में भेल की विनिर्माण इकाइयाँ किन स्थानों पर निर्मित है? तिरुचिरापल्ली और रानीपेट में। तमिलनाडु में भेल की विनिर्माण इकाइयाँ किन स्थानों पर निर्मित है? तिरुचिरापल्ली और रानीपेट में। तेलंगाना राज्य में भेल की विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तेलंगाना राज्य में भेल की विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा दक्षिण भारत के किस राज्य में भेल की इकाई है? तिरुमयम तमिलनाडु में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा दक्षिण भारत के किस राज्य में भेल की इकाई है? तिरुमयम तमिलनाडु में। उत्तराखंड राज्य में भेल की विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? हरिद्वार और झांसी। उत्तराखंड राज्य में भेल की विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? हरिद्वार और झांसी यूपी में है। पाठ के अनुसार हरिद्वार उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में भेल की विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? जमशेदपुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश में भेल की निर्माणकारी इकाई कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झांसी में। पंजाब राज्य में भेल की इकाई कहाँ स्थित है? गोविंदवाल में। पंजाब राज्य में भेल की इकाई कहाँ स्थित है? गोविंदवाल में। कर्नाटक में भेल की औद्योगिक उपस्थिति किस शहर में? बेंगलुरु में। कर्नाटक में भेल की औद्योगिक उपस्थिति किस शहर में है? कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, वहाँ पे भेल की औद्योगिक उपस्थिति है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भेल भारत के अलावा किन विदेशी क्षेत्रों या देशों को विद्युतीय उपकरणों का निर्यात करती है? तो मलेशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका देशों को। भेल इंडस्ट्री भारत के अलावा जो है किन विदेशी क्षेत्रों या देशों को विद्युतीय उपकरणों का निर्यात करती है? तो मलेशिया को और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका देशों को। मॉसर्स ABL दुर्गापुर मुख्य रूप से किस उत्पाद को बनाने वाली एक बड़ी इकाई है? तो पावर बॉयलर। मैसर्स दुर्गापुर मुख्य रूप से किस उत्पाद को बनाने वाली एक बड़ी इकाई है? पावर बॉयलर। पश्चिम बंगाल के रूपनारायण में हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954 में। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले रूपनारायण स्थित कारखाना मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्माण करता है? तो विद्युत केबल्स का। रूपनारायण स्थित कारखाना मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्माण करता है? विद्युत केबल्स का। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री की दूसरी इकाई कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री की दूसरी इकाई कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री HCL की दूसरी इकाई कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री की एक अन्य इकाई उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? नैना प्रयागराज में। यूपी के प्रयागराज में भी एक HCL की स्थापना हुई है।
है। वर्ष 2021-22 में भारत के कुल वस्तुगत निर्यातों में इंजीनियरिंग वस्तुओं का योगदान कितने प्रतिशत का है? 26.59%। 26.59%। भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने और निर्यात करने के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इंजीनियरिंग क्षेत्र। भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों में इंजीनियरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 27%। एल्यूमीनियम उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? प्रचुर एवं सस्ती विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता। कॉपर स्मेल्टिंग के दौरान निकलने वाली कौन सी गैस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आती है? सल्फर डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में। सल्फर डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में। खेतड़ी ऐतिहासिक रूप से किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, कॉपर के लिए। मलांजखंड भारत में किस खनिज के सबसे बड़े भंडारों में से एक के लिए जाना जाता है? तांबा अयस्क के लिए। मलांजखंड भारत में किस खनिज के सबसे बड़े भंडारों में से एक के लिए जाना जाता है? तांबा अयस्क के लिए। तांबा अयस्क के लिए। औद्योगिक नीति के तहत किस वर्ष निजी तांबा उत्पादन कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया है? वर्ष 1972। औद्योगिक नीति के तहत किस वर्ष निजी कंपनी उत्पादक कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया? वर्ष 1972। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंजीनियरिंग उद्योग को मदर इंडस्ट्री या बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? इंजीनियरिंग उद्योग को मदर इंडस्ट्री या बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी और बुनियादी ढांचा तैयार करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी और बुनियादी ढांचा तैयार करता है कौन? इंजीनियरिंग उद्योग को मदर इंडस्ट्री का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी और बुनियादी ढांचा तैयार करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब प्राइवेट सेक्टर के उपक्रमों PSUs का इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रभुत्व किस आर्थिक योजना का हिस्सा है? द्वितीयक पंचवर्षीय योजना। भारी उद्योग बल। रांची का HEC हिंदुस्तान इंजीनियरिंग जो भी HCL होता है ना वो नहीं। रांची का HEC किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत USSR और चेकोस्लोवाकिया के मतलब सहयोग से। ये बोल रहा है रांची का HEC क्या है पता नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। रांची का HEC किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो USSR सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, USSR पूर्व सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की सहमति से। दुर्गापुर स्थित खनन मशीनरी निगम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के खनन उपकरण बनाता है? तो कोयला और अन्य खनिज खनन। विशाखापट्टनम स्थित भारत हैवी प्लेट्स का मुख्य कार्य क्या है? दबाव वाहिकाओं और भारी हीट एक्सचेंजेज का निर्माण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नैनी प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का कौन सा केंद्र माना जाता है? एक प्रमुख भारी इंजीनियरिंग और औद्योगिक उपकरण माना जाता है प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को। तुंगभद्रा परियोजना के पास स्थित स्टील प्रोडक्ट्स इकाई का मुख्य लाभ क्या है? जल विद्युत और स्थानीय इस्पात की निकटता। द यादवपुर का नेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक और सटीक मापन उपकरणों के लिए। HMT बेंगलुरु को शुरुआती दशक में भारत के किस उत्पाद की क्रांति के लिए जाना जाता था? तो घड़ियों और मशीन औजारों के लिए। भारत में भारी विद्युत उपकरणों का स्वदेशीकरण कब शुरू हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत और तृतीय योजना के प्रारंभ के दौरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भेल के वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किस श्रेणी का दर्जा प्राप्त है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा। स्टीम टरबाइन की अधिकतम क्षमता क्या है जो भेल स्वतंत्र रूप से बन सकता है? 500 मेगावाट। स्टील टरबाइन की अधिकतम क्षमता क्या है जो भेल स्वतंत्र रूप से बना सकता है? 500 मेगावाट। भेल की उत्तर प्रदेश में स्थित जगदीशपुर इकाई किस जिले के अंतर्गत आती है? अमेठी जिला में। भेल की यूपी में स्थित जगदीशपुर इकाई किस जिले के अंतर्गत आता है? अमेठी में। भेल की झांसी इकाई मुख्य रूप से किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ट्रांसफार्मर विनिर्माण के लिए। भेल की झांसी इकाई मुख्य रूप से किस उत्पाद के लिए जानी जाती है? ट्रांसफार्मर विनिर्माण। भेल की जो झांसी इकाई है वो किसके लिए जाना जाता है? ट्रांसफार्मर विनिर्माण के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में केंद्रित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और पश्चिम एशिया में। भेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में केंद्रित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, जो जहाँ मतलब मलेशिया कहाँ है, तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि मलेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में है और पश्चिम एशिया में क्या है? भेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार। रूपनारायणपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है किस औद्योगिक पट्टी का हिस्सा है? तो आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र। दूरसंचार और बिजली वितरण में प्रयुक्त अंडरग्राउंड केबल्स का ऐतिहासिक उत्पादक कौन सा है? हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। दूरसंचार और बिजली वितरण में प्रयुक्त अंडरग्राउंड केबल्स का ऐतिहासिक उत्पाद कौन सा है? हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। भारतीय
निर्यात बास्केट में इंजीनियरिंग वस्तुओं का शीर्ष पर होना क्या दर्शाता है? भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता और तकनीकी विकास। भारतीय निर्यात बास्केट में इंजीनियरिंग वस्तुओं का शीर्ष पर होना क्या दर्शाता है? भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता और तकनीकी विकास। कुल कारखानों में 27% हिस्सेदारी के साथ कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में अग्रणी है? इंजीनियरिंग और मैकेनिकल विनिर्माण क्षेत्र। कुल कारखानों में 27% हिस्सेदारी के साथ कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन करता है? जितना भी कारखाना उसमें से 27% हिस्सेदारी जो है इंजीनियरिंग और मैकेनिकल विनिर्माण क्षेत्र मतलब योगदान करता है। कैथोड तांबा तथा शुद्धता स्तर व्यापारिक रूप से कितना होता है? 99.99% शुद्ध तांबा होता है। कैथोड का शुद्धता स्तर व्यापारिक रूप से कितना होता है? कैथोड जो है 99.99% शुद्ध होता है। कैथोड का जो तांबा होता है। तांबा उद्योग में प्रयुक्त अयस्क वर्धन का क्या अर्थ है? कच्चे अयस्क में से तांबे की सांद्रता को बढ़ाना। और बेनिफिकेशन। सतत कास्ट कॉपर रॉड का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? विद्युत केबल और ऑटोमोबाइल वायरिंग में। सतत कास्ट कॉपर रोड का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? सतत कास्ट कॉपर रोड का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? विद्युत केबल और ऑटोमोबाइल वायरिंग में। एनोड स्लाई में बहुमूल्य धातुओं का निष्कर्षण भारत में कहाँ किया गया? HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के घाटशिला या कलोल संयंत्र में। इंजीनियरिंग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता है? लौह और इस्पात उद्योग में। भारी और हल्के यांत्रिक उद्योगों में मुख्य अंतर क्या होता है? कच्चे माल का वजन और उत्पादित मशीनरी का आकार। कच्चे माल का वजन और उत्पादित मशीनरी का आकार। भारत के किस राज्य में भेल की सर्वाधिक विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत है? तो यूपी और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में भेल की सर्वाधिक विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत है? उत्तर प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु में। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने में किसका योगदान सर्वाधिक है? भारी इंजीनियरिंग और विद्युत अवसंरचना उद्योग का। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने में किसका योगदान सर्वाधिक है? भारी इंजीनियरिंग और विद्युत अवसंरचना उद्योग का। आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के निर्यात विविधीकरण का मुख्य स्तंभ क्या है? इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 26.59% का हिस्सेदारी। आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के निर्यात विविधीकरण एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का मुख्य स्तंभ क्या है? इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात जो कि 26.59% हिस्सेदारी है इसका। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ओके, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास मुख्य रूप से किस कालखंड में हुआ था? स्वतंत्रता के बाद। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1950 के दशक में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ किस उपकरण के विनिर्माण से हुआ था? रेडियो के विनिर्माण से। इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग के क्षेत्र में वास्तविक विकास किस वर्ष मानी जाती है? 1948 से। वर्ष 1950 में बेंगलुरु के निकट भारत के किस पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को स्थापना हुई थी? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। कब? 1950 में बेंगलुरु के निकट भारत की किस पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई स्थापना हुई थी? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI की 6 इकाइयाँ किन किन प्रमुख स्थानों पर स्थित है? तो बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर जो कि उत्तर प्रदेश में, पलक्कड़ जो कि केरल एवं श्रीनगर, ये सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकापुर और रायबरेली ITI मतलब फोन स्थापना इकाई भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। मनकापुर एवं रायबरेली। ITI इंडियन टेलीफोन लिमिटेड, ITI का फुल फॉर्म इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज पड़क्का, ये बोला। मनकापुर और रायबरेली इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री इकाई भारत के किस राज्य में है? यूपी में। पलक्कड़ ITI मतलब कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इकाई भारत के किस राज्य में? पलक्कड़ केरल में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेल की स्थापना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? सार्वजनिक क्षेत्र में, प्रतिरक्षा सेवाओं, ऑल इंडिया रेडियो तथा मौसम विभाग। नौसेना इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में बेल किस प्रमुख संस्थान के साथ सहयोग करता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सुरक्षा बलों के लिए वैक्यूम ट्यूब मतलब रडार और अन्य रक्षा उपकरणों के विकास में कौन सी संस्था सहायक है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत में वेल की कुल कितनी इकाई भारत के विभिन्न शहरों में कार्यरत है? 9 इकाइयाँ।
भारत में वर्तमान में वेल की कुल कितनी इकाइयाँ भारत के विभिन्न शहरों में स्थित है? 9 इकाइयाँ। वेल की इकाइयाँ किन किन प्रमुख शहरों में अवस्थित है? तो बेगूसराय, बेंगलुरु। वेल की इकाइयाँ किन किन प्रमुख शहरों में अवस्थित है? बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, पंचकुला, चेन्नई, हैदराबाद, कोट्टद्वार, मछलीपट्टनम एवं तलोजा। बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, पंचकुला, चेन्नई, हैदराबाद, कोटद्वार, मछलीपट्टनम एवं तलोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला वेल इकाई भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। पंचकुला वेल इकाई किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कोटद्वार वेल इकाई वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कोटद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। मछलीपट्टनम वेल इकाई किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तलोजा वेल इकाई भारत के किस राज्य शहर में स्थित है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। तलोजा वेल इकाई भारत के किस राज्य शहर में स्थित है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। गाजियाबाद वेल इकाई भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। गाजियाबाद वेल इकाई भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। इसरो के सहयोग से वेल अंतरिक्ष क्षेत्र में किसका विकास कर रहा है? गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेलों का। इसरो के सहयोग से वेल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसका विकास कर रहा है? तो गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेलों का। भारत किन प्रमुख देशों को अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड, जर्मनी तथा अफ्रीका देशों को। भारत किन प्रमुख देशों को अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को निर्यात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड, जर्मनी तथा अफ्रीकी देशों को। भारत के समस्त निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का योगदान वर्ष 21-22 में कितना प्रतिशत है? 3.4%। भारत के समस्त निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का सहयोग या योगदान वर्ष 21-22 में कितना प्रतिशत है? 3.4%। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर कितना हो गया था? 4.1%। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1967 में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1967 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की तकनीकी को बढ़ावा देना है? स्वदेशी प्रौद्योगिकी को। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूल्स सिस्टम तैयार करता है? तो नाभिकीय कार्यों, मेडिकल, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। नाभिकीय कार्यों, मेडिकल, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग, CDAC किस तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रमुख उपलब्धियां केंद्र है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का। CDAC किस तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रमुख उपलब्धि केंद्र है? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के। ONGC के लिए भूकंपीय आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? CDAC ने। ONGC के लिए भूकंपीय आंकड़ों का प्रसंस्करण, सेस्मिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? CDAC ने। कौन? CDAC ने। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NPE 2019 टॉपिक है ये। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NPE 2019। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? 19 फरवरी 2019 को। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 ने किस पूर्ववर्ती नीति का स्थान लिया था? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 का। NPE 2019 का मुख्य उद्देश्य भारत को किस घटक के निर्माण में एक वैश्विक केंद्र बनाना है? तो चिपसेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों के निर्माण में। भारत को ESDM के क्षेत्रों में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना किस नीति का मूल विज्ञान है, विजन है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द। ESDM का फुल फॉर्म क्या होता है? ESDM का फुल फॉर्म है इस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। PEE 2019 के तहत किस विनिर्माण क्षेत्र के लिए भारत में अनुकूल माहौल बनाने का लक्ष्य रखा गया? प्रतिस्पर्धी ESDM सेक्टर के लिए। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक कड़ी को मजबूत करने का प्रावधान
नीति में है समूची मूल्य श्रृंखला को। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए नीति में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता। NPE 2019 के अंतर्गत किन परियोजनाओं के लिए अपशेष पैकेज देने का प्रावधान किया गया है? तो मेगा परियोजनाओं के लिए। विशेष पैकेज का लाभ किन उद्योगों को मिलेगा जो अत्यधिक हाईटेक और भारी भरकम निवेश वाले हैं? तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिस्प्ले फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर विनिर्माण एवं डिस्प्ले फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई किस प्रकार के निवेश और तकनीकी के अंतर्गत आती है? अत्यधिक हाईटेक और भारी भरकम निवेश के अंतर्गत। नीति के अनुसार वर्तमान विनिर्माण यूनिटों के विस्तारीकरण के लिए क्या किया जाएगा? उपयुक्त योजनाएं और प्रोत्साहन से जुड़ी वस्तुएं बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योगों की अगुवाई में किसे बढ़ावा देने का लक्ष्य है? इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योगों की अगुवाई में किसे बढ़ावा देने का लक्ष्य है? अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्र को। अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नवाचार क्षेत्र को। नीति के तहत बुनियादी या जमीनी स्तर के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो उभरती हुई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर। उद्योग जगत के अनुसंधान के लिए किन प्रमुख उभरती तकनीकी को नीति में शामिल किया गया है? AI, मशीन लर्निंग, सेंसर, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स का। उद्योग जगत के अनुसंधान के लिए किन प्रमुख उभरती तकनीकों को नीति में शामिल किया गया है? तो AI, मशीन लर्निंग, सेंसर, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स का उपयोग किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी उभरती तकनीकी के क्षेत्रों में नए व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किन्हें प्रोत्साहन किया गया? स्टार्टअप्स का। ड्रोन तकनीकी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को किस नीति के तहत अनुसंधान विजन में रखा गया? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। फोटोनिक्स और नैनो आधारित उपकरणों के विकास के लिए प्रारंभिक तौर पर किनकी भूमिका को रेखांकित किया गया? प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कुशल श्रमबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक माना गया? कौशल उन्नयन और कामगारों का कौशल फिर से सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फैबलेस चिप डिज़ाइन उद्योग को बढ़ावा देना किस क्षेत्र की नीति का हिस्सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र। फैबलेस चिप डिज़ाइन उद्योग को बढ़ावा देना किस क्षेत्र की नीति का हिस्सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति को। नीति के अनुसार किन विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा? नीति के अनुसार किन विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा? मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और मोबिलिटी क्षेत्र को। रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए और किस विशेष क्षेत्र के विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर। ESDM क्षेत्र में बौद्धिक संपत्ति के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाएगा? सॉवरेन पेटेंट फंड। ESDM क्षेत्र में बौद्धिक संपत्ति के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाएगा? सॉवरेन पेटेंट फंड को। सॉवरेन पेटेंट फंड का मुख्य कार्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बौद्धिक संपत्ति के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देना। NPE 2019 के अंतर्गत किस वर्ष तक पूरे ESDM टर्नओवर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2025 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 2025 तक कितने अमेरिकन डॉलर का कारोबार हासिल करने का आर्थिक विकास लक्ष्य रखा गया? 400 अमेरिकन डॉलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 400 बिलियन डॉलर के टर्नओवर लक्ष्य के अंतर्गत किस विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है? घरेलू विनिर्माण और निर्यात को। 400 बिलियन डॉलर के टर्नओवर लक्ष्य के अंतर्गत किस विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है? घरेलू विनिर्माण और निर्यात को। वर्ष 2025 तक कुल लक्षित टर्नओवर में से केवल मोबाइल फ़ोन मूल्य का हिस्सा कितना निर्धारित है? 190 अरब अमेरिकन डॉलर मूल्य के मोबाइल फ़ोन उत्पादन में से कितने मूल्य का मोबाइल निर्यात करने का लक्ष्य? 110 अरब अमेरिकन डॉलर। 190 अरब अमेरिकन डॉलर मूल्य के मोबाइल फ़ोन उत्पादन में से कितने मूल्य का मोबाइल निर्यात करने का लक्ष्य? 110 अरब अमेरिकन डॉलर। नीति के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उत्पादन की कुल लक्षित संख्या कितनी निर्धारित की गई? 1 अरब 1,000 मिलियन मोबाइल
हैंडसेट 1000 मोबाइल मिलियन मतलब हैंडसेट है। कुल उत्पादित 1 अरब मोबाइलों में से कितने मिलियन मोबाइल हैंडसेट का निर्माण किया जाना तय था? 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट का। 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट का। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मामले में वैश्विक स्तर पर खुद को किस रूप में देखना चाहती है? तो एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के। सीडैक किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का मक्का या सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? जहां आईटीआई और वेल की शुरुआत हुई थी? बेंगलुरु को। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन क्यों अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि इसमें भारी भरकम पूंजी निवेश और अत्यंत उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आम बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है जिसका जिक्र नहीं नीति में है? 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आम बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है जिसका जिक्र नीति में है? तो 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के नाम से किसे जाना जाता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को। भारत के निर्यात विविधीकरण एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की क्या भूमिका या पारंपरिक निर्यात निर्भरता को कम कर तकनीकी आधारित उच्च मूल्य निर्धारित को बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का भारत में चालू खाता घाटा पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात चालू खाता घाटा को बढ़ाता है जिसे कम करना एनपीई 2019 का लक्ष्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के संरक्षण के लिए नीति में घोषणा सॉवरेन पेटेंट फंड किस प्रकार का फंड है? सॉवरेन पेटेंट फंड किस प्रकार का फंड? सॉवरेन पेटेंट फंड किस प्रकार का फंड है? यह सरकार समर्थित फंड है जो घरेलू कंपनियों को विदेशी पेटेंट खरीदने और सुरक्षा करने में मदद करता है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व वर्तमान में क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और स्मार्ट वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की बढ़ती मांग के कारण। फैबलेस चिप डिजाइन से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो चिप का केवल डिजाइन तैयार करती है लेकिन विनिर्माण किसी बाहरी फैक्ट्री को करना पड़ता है, उसे फैबलेस चिप कहते हैं। फैबलेस चिप डिजाइन से क्या तात्पर्य है? फैबलेस चिप ऐसी कंपनियां जो चिप का केवल डिजाइन तैयार करती है लेकिन विनिर्माण किसी बाहरी फैक्ट्री से करती है, उसे कहते हैं फैबलेस चिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन मिली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे वेल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के दौरान। कब? वर्ष 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देश में नवाचार, इकोनॉमिक्स और स्वदेशी पेटेंट का विकास करना। वर्ष 2021-22 के बीच भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विकास दर की प्रवृत्ति कैसी रही है? इसमें सकारात्मक वृद्धि हुआ है। 3.4% से बढ़कर 4.1% हो गया। देश की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? तो रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षित चिप्स का। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों को किस श्रेणी में रखा गया? मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के क्षेत्रों में। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति को गति देने के लिए आईटीआई का प्रारंभिक योगदान दिया। आईटीआई मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का प्रारंभिक योगदान क्या है? देश में दूरसंचार नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के लिए टेलीफोन लाइन और उपकरणों का निर्माण करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से क्या संबंध है? आईओटी उपकरणों के लिए बड़ी मात्रा में विशेष सेंसर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में मूल्य श्रृंखला के विकास का क्या अर्थ है? कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद और असेंबली तक के सभी चरणों का भारत में ही विकास करना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में मूल्य श्रृंखला के विकास का क्या अर्थ है? कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद और असेंबली तक के सभी चरणों का भारत में ही विकास करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नीति के अनुसार नए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के अलावा मौजूदा संयंत्रों के लिए क्या नीति अपनाई गई है? उनके आधुनिकीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से क्षमता विस्तारित करके। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को किस प्रकार का उद्योग माना जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल और उच्च मूल्य वाला होता है? फुटलूज उद्योग और ज्ञान आधारित स्वच्छ उद्योग। सीडैक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर तकनीकी की रक्षा और मौसम विज्ञान के अलावा किस वाणिज्यिक क्षेत्र से बड़ा योगदान है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज ओएनजीसी के लिए डेटा प्रोसेसिंग। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे ई वेस्ट के प्रबंधन की चुनौती को कम करने के लिए विनिर्माण स्तर पर क्या आवश्यक है? टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन मानकों का पालन करना। टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल डिजाइनों का मानकों का डिजाइन मतलब लागू करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉवरेन पेटेंट फंड स्थापित करने वाला भारत का यह प्रयास किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अनुकूल है? तो ट्रिप्स WTO की बौद्धिक संपदा विंग है ये। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का मुख्य विजन भारत को केवल उपभोक्ता से बदलकर किस रूप में स्थापित करना है? तो एक शुद्ध निर्यातक और निर्माता के रूप में। भारत के किस राज्य में फेल की सर्वाधिक इकाई कार्यरत है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दक्षिण भारतीय राज्यों में वितरित इकाइयों पर। सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त रडार प्रणालियों का विनिर्माण भारत में मुख्य रूप से कौन सी सार्वजनिक इकाई करती है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कौशल पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है? पुरानी तकनीकों के स्थान पर AI, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के तेजी से आने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियंत्रण प्रणालियों और इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल कौन तैयार करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियंत्रण प्रणालियों और इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल कौन तैयार करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला किस भारतीय शहर में स्थित सीडैक केंद्र की मुख्य देन है? पुणे का। परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला किस भारतीय शहर में स्थित सीडैक केंद्र की मुख्य देन है? तो पुणे का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नीति में किस वैश्विक क्षेत्रों को लक्षित निर्यात गंतव्य माना गया है? वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नीति में किन वैश्विक क्षेत्रों को लक्षित निर्यात गंतव्य माना गया है? तो उत्तर अमेरिका, यूरोप में जर्मनी और नीदरलैंड को, और मध्य यूरोप में UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को कौन सी नीति गति देता है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने से रोजगार के किस स्तर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? उच्च तकनीकी और मध्यस्थ कुशल असेंबली दोनों स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल हैंडसेट निर्माण के मामले में विश्व में भारत का वर्तमान स्थान क्या है, जिसे इस नीति से सुदृढ़ किया गया है? तो वह भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। मोबाइल हेडसेट विनिर्माण के मामले में विश्व में भारत का वर्तमान स्थान क्या है, जिससे नीति में सुदृढ़ किया गया? जो भारत है दूसरे नंबर पर है मोबाइल उत्पादन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स का मुख्य उपयोग किस उपकरण के निर्माण में होता है? डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स का मुख्य उपयोग किस उपकरण के निर्माण में होता है? स्मार्टफोन, टेलीविज़न और कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन निर्माण में। स्मार्टफोन, टेलीविज़न और कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन निर्माण में। डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में किस नीतिगत ढांचे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करती है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NPEA। डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में किस नीतिगत ढांचे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करता है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक घटक क्या है? घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स और IC का निर्माण करना। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। विषय विकास संकल्पना और महत्व इसका देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की संकल्पना से शुरू हुआ माना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क के थ्रू। सूचना प्रौद्योगिकी ने दूरियों को कम करके संपूर्ण विश्व को किस रूप में परिवर्तित कर दिया? एक वैश्विक गांव के रूप में। वैश्वीकरण को संभव बनाने में किस प्रमुख कारक या तकनीकी की केंद्रीय भूमिका रही? सूचना प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर तथा दूरसंचार, रेडियो और टेलीफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक संसाधन किस उद्योग के अभिन्न अंग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के। नेक्स्ट क्वेश्चन में वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी मूल रूप से किस पर आधारित उद्योग माना जाता है? विचार आधारित उद्योग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विचार को एक उत्पादक में बदलने के लिए मुख्य रूप से किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है? उद्यम तथा पूंजी का। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार के मानव संसाधन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर में दक्ष व्यक्तियों की। तीव्र विकास और असीम संभावनाओं के कारण सूचना प्रौद्योगिकी को किस प्रकार के उद्योग की उपमा दी गई है? सनराइज इंडस्ट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किस वर्ष किया गया था? 1946 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमेरिका में 1946 में विकसित प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का मूल उद्देश्य क्या था? सैन्य उद्देश्य के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वैश्विक रुझान। किस तकनीकी के अनुभव से 1970 से 1980 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्भव में। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास की शुरुआत औपचारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? 1984 में।
भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास की शुरुआत औपचारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? 1984 में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में किस कंपनी की सक्षमता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में क्या सहायता प्रदान करता है? नए सेवाओं की और एक छोर से दूसरे छोर तक सुदुरुपयोगी निष्पादित करने की क्षमता। दुनिया के किन प्रमुख वैश्विक सॉफ्टवेयर दिग्गजों ने भारत में अपने महत्वपूर्ण विकास केंद्र स्थापित किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और सेप। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और सेप का भारत में अधिकतर आईटीआई कंपनियों ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और संव्यवहारों को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित करने के लिए कौन से मानक बनाए हैं? आईएसओ, सीएमएम और सिग्मा। आईएसओ और सिक्स सिग्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने से भारत को वैश्विक स्तर पर किस रूप में स्थापित होने में मदद मिली है? एक वैश्विक विश्वसनीय स्रोत के रूप में। भारतीय आईटी कंपनियां मुख्य रूप से किन रणनीतियों के माध्यम से अपनी वैश्विक सेवा सुदूरगामी क्षमताओं का विस्तार कर रही है? ग्रीनफील्ड पहलू, सीमा पार विलयों, अधिग्रहणों और भागीदारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन करने से भारतीय आईटी क्षेत्र को क्या लाभ मिल रहा है? वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति और साख मजबूत करने का अवसर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी उप विषय है, मतलब सब टॉपिक प्रमुख भारतीय आईटी केंद्र और बेंगलुरु की क्या भूमिका है। ठीक है, देख लेते इस पे क्वेश्चन। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों या बेल्टों में शामिल किन्हीं 5 शहरों का नाम बताइए। तो वो 5 शहर है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, कोची और तिरुवनंतपुरम। किन्हीं 5 शहरों का नाम बताने बोला है यहाँ, तो बहुत सारे शहर का नाम बता दिए जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है या बेल्ट है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, कोचीन और तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर इस क्षेत्र में एक महान नेता बनकर उभरा है और देश का प्रमुख आईटी हब है? बेंगलुरु। यूनाइटेड नेशन द्वारा बेंगलुरु को किस विशिष्ट नाम या किताब से घोषित किया गया? चौथा सर्वोत्कृष्ट प्राविधीन नवाचारों का वैश्विक केंद्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कंपनी की संख्या सर्वाधिक कितनी है? 300 से अधिक। बेंगलुरु में स्थित 300 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में से कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां? 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारत के किस शहर को देश की सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में लगभग कितने लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कार्यरत है? जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी संख्या, लगभग 1.5 लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर प्रोफेशन की संख्या की क्या वैश्विक विशेषता है? तो यह विश्व के किसी भी नगर की तुलना में सर्वाधिक है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर प्रोफेशन की संख्या की क्या वैश्विक विशेषता है? यह विश्व के किसी भी नगर की तुलना में सर्वाधिक है। भारत की कौन सी 2 प्रमुख स्वदेशी कंपनियां विश्व की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में गिनी जाती है? इन्फोसिस तथा विप्रो। द नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी आर्थिक योगदान और बाजार में वृद्धि। भारत में कौन सा सेवा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्रतम विकास दर्ज कर रहा है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वर्ष 2009-10 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान कितना प्रतिशत था? तो 6.1%। वर्ष 21-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी उद्योग का योगदान कितना हो गया? 6.1 से बढ़ के 10 साल में 7.4 हो गया है, मतलब 1.3% का वृद्धि हुआ है। विगत कुछ वर्षों में अत्यधिक मांग के कारण कौन सा क्षेत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि वाला सूचना प्रौद्योगिकी बाजार बन गया? भारतीय आईटी बाजार। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारतीय दूरसंचार संचार। इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क। भारतीय दूरसंचार संचार। विश्व में दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार संचार के रूप में किस देश का स्थान आता है? भारत का। मार्च 2023 तक के आंकड़े के अनुसार भारत में दूरभाषों की कुल संख्या कितनी है? 1172.34 मिलियन। 1172.34 मिलियन मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार। मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में दूरभाषों की कुल संख्या कितनी है? 1172.34 मिलियन। मार्च 2023 तक भारत में समग्र टेली घनत्व का स्तर क्या था? 84.51%। मार्च 2023 तक भारत में समग्र टेली घनत्व का स्तर क्या था? 84.51%। भारत में टेली घनत्व मापन का मूल सूचक क्या प्रदर्शित करता है? भारत में टेली घनत्व मापन का मूल सूचक क्या प्रदर्शित करता है? प्रति 100 व्यक्तियों पर दूरभाषों, मतलब टेलीफोन कनेक्शन की संख्या। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑटोमोबाइल उद्योग।
इंडस्ट्री। नेक्स्ट मतलब सब टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नीतिगत बदलाव। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल किस प्रकार उपलब्ध होते थे? केवल असेंबल किए जाते थे। कल पुर्जों को आयात कर जोड़ा जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 1944 में स्थापित किस कंपनी के माध्यम से भारत में स्वदेशी ऑटोमोबाइल उत्पादन की शुरुआत हुई? प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। वर्ष 1944 में स्थापित किस कंपनी के माध्यम से भारत में स्वदेशी ऑटोमोबाइल उत्पादन की शुरुआत हुई? प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1944 में किस स्थान पर की गई थी? कुर्ला मुंबई में। कुर्ला मुंबई में। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1944 में किस स्थान पर की गई थी? कुर्ला मुंबई में। वर्ष 1948 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना उत्तर पाड़ा कोलकाता में की गई थी? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। वर्ष 1948 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना उत्तर पाड़ा जो कि कोलकाता में की गई थी? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा घोषित किस औद्योगिक नीति के तहत मोटर वाहन उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था? नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत। नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद किस वर्ष में यात्री कार उद्योग को भी पूरी तरह लाइसेंस मुक्त कर दिया है? 1993 में। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद किस वर्ष में यात्री कार उद्योग को भी पूरी तरह लाइसेंस मुक्त कर दिया था? वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यात्री कार उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के बाद भारत सरकार ने स्वचालित वाहनों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी? तो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत सरकार ने किस वर्ष और महीने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कुछ शर्तों के साथ मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा दिया? अप्रैल 2001 से। अप्रैल 2001 से। मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग मुख्य रूप से किससे संचालित होने लगा? बाजार की मांग और आयात निर्यात के मुक्त नियमों से। बाजार की मांग और आयात निर्यात के मुक्त नियमों से। देश के किस विशेष शहर या क्षेत्र को भारत के ऑटोमोबाइल हब के रूप में मतलब मान्यता प्राप्त है? पीथमपुर मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी उत्पादन संरचना, प्रमुख राज्य और श्रेणियाँ। उत्पादन संरचना, प्रमुख राज्य और श्रेणियाँ। वर्तमान समय में भारत विश्व में किन विशिष्ट श्रेणियों के स्वचालित वाहनों का एक बड़ा उत्पादक देश बन गया है? ट्रैक्टर, दोपहिया तथा तीन पहिया वाहनों का। ट्रैक्टर, दोपहिया तथा तीन पहिया वाहनों का। भारत में ऑटोमोबाइल उत्पादन की अधिकांश इकाइयाँ वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में केंद्रित है? महाराष्ट्र में। भारत में ऑटोमोबाइल उत्पादन की अधिकांश इकाइयाँ वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में केंद्रित है? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वर्तमान कंपनी में अधिकांश किस प्रकार का स्वामित्व या सहयोग देखा जा रहा है? अधिकांश इकाइयाँ निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर है जिसमें विदेशी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में कौन सी कंपनियां मुख्य रूप से बस और ट्रक मतलब भारी वाणिज्यिक वाहन का निर्माण करती है? तो टाटा मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, हिंदुस्तान मोटर्स और बजाज टेम्पो लिमिटेड। हिंदुस्तान मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स और टाटा मोटर्स, ये सारा। द नेक्स्ट सब टॉपिक बोलिए प्रमुख कंपनियां, ब्रांड और विदेशी सहयोग। मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम। कहाँ पे है? मारुति लिमिटेड उद्योग गुरुग्राम को वर्तमान में किस नए नाम से जाना जाता है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पैसेंजर कारों मतलब यात्री कारों के निर्माण में कौन सी कंपनी अग्रणी निर्माता के रूप में जानी जाती है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है पैसेंजर कार यात्री के कारों के निर्माण के लिए जानी जाती है। मुंबई और बेंगलुरु में क्रमशः स्थित दो अन्य महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी कौन सी है? प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो कि मुंबई में और सनराइज इंडस्ट्री लिमिटेड बेंगलुरु में है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो है मुंबई में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो मुंबई में और सनराइज इंडस्ट्री लिमिटेड जो बेंगलुरु में है। चेन्नई के निकट किस प्रमुख वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में अपनी आधुनिक उत्पादन इकाई स्थापित की है? हुंडई मोटर्स कंपनी ने। सूरजपुर में किस ऑटोमोबाइल कंपनी का विनिर्माण संयंत्र या उपस्थिति दर्ज की गई है? देबू मोटर्स इंडिया लिमिटेड। सूरजपुर में किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी का विनिर्माण संयंत्र या उपस्थिति दर्ज की गई है? देबू मोटर्स इंडिया लिमिटेड का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पिंपरी पुणे क्षेत्र में
पिंपरी पुणे क्षेत्र में किस प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता कंपनी का मुख्य संयंत्र स्थित है? टैल्को अब टाटा मोटर्स है। टैल्को अब क्या टाटा मोटर्स है। हाल के वर्षों में किन वैश्विक ब्रांड ने भारतीय कंपनियों के साथ ही या स्वतंत्र रूप से अपने वाहनों को घरेलू बाजार में उतारा है? तो होंडा, फिएट, मित्सुबिशी, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा। होंडा, फिएट, मित्सुबिशी, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा। द नेक्स्ट सब टॉपिक वीडियो सूचना प्रौद्योगिकी नीति और प्रभाव। द क्वेश्चन विल बी भारत में सनराइज इंडस्ट्री आईटी के विकास। भारत में सनराइज इंडस्ट्री आईटी के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्थान बिंदु कौन सा माना जाता है? 1984 की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार नीति। 1984 की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की गैर प्रदूषणकारी प्रकृति भारत की शहरी नियोजन को किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? तो यह रिहायशी इलाकों के समीप ग्रीन चैनल या स्वच्छ औद्योगिक पार्क स्थापित करने की अनुमति देती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की गैर प्रदूषणकारी प्रकृति भारत के शहरी नियोजन को किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? तो यह रिहायशी इलाकों के समीप ग्रीन चैनल या स्वच्छ औद्योगिक पार्क स्थापित करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आईटी क्षेत्र के विकास ने भारत के किस वर्ग के लिए आईटी क्षेत्र के विकास ने भारत के किस वर्ग के लिए रोजगार के सर्वाधिक नए अवसर सृजित किए हैं? तो शहरी, शिक्षित, मध्य वर्ग और तकनीकी रूप से कुशल युवाओं के लिए। आईटी क्षेत्र के विकास ने भारत के किस वर्ग के लिए आईटी क्षेत्र के विकास ने भारत के किस वर्ग के लिए रोजगार के सर्वाधिक नए अवसर सृजित किए हैं? तो शहरी, शिक्षित, मध्यवर्ती और तकनीकी रूप से कुशल युवाओं के लिए। शहरी, शिक्षित, मध्यवर्गी और तकनीकी रूप से कुशल युवाओं के लिए। भारतीय आईटी फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाई जाने वाली 6 सिग्मा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन या सेवा सुपुर्दगी की त्रुटियों को न्यूनतम, प्रति मिलियन 3.4 त्रुटि। भारतीय आईटी फर्म द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाई जाने वाली 6 सिग्मा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन या सेवा सुपुर्दगी में त्रुटियां को न्यूनतम, प्रति मिलियन 3.4। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वैश्विक स्तर पर आउटसोर्सिंग के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य बनाने में किस कारक का योगदान सबसे अधिक है? तो अपेक्षाकृत कम लागत पर अंग्रेजी भाषी कुशल तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता। वैश्विक स्तर पर आउटसोर्सिंग के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य बनाने में किस कारक का योगदान सबसे अधिक है? तो अपेक्षाकृत कम लागत पर अंग्रेजी भाषी कुशल तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता। बेंगलुरु को एशिया की सिलिकॉन वैली बनाने में कहाँ की किस भौगोलिक या जलवायु परिस्थिति का भी अप्रत्यक्ष योगदान रहा है? तो वहाँ की वर्ष भर सुहावनी और समशीतोष्ण जलवायु जो पेशेवरों के अनुकूल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आईटी क्षेत्र की तीव्र वृद्धि किस आर्थिक घटनाक्रम में बदलाव को दर्शाती है? तो प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र के सीधे तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र की ओर अर्थव्यवस्था का झुकाव। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा और डेटा संचार सुविधाओं का प्रदान करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने में दूरसंचार संजाल की क्या भूमिका है? तो ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाकर वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना। द नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी ऑटोमोबाइल उद्योग का क्लस्टर और आर्थिक सुधार क्या है? ऑटोमोबाइल क्लस्टर के रूप में महाराष्ट्र मतलब पुणे, पिंपरी के विकसित होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? ऑटोमोबाइल क्लस्टर के रूप में महाराष्ट्र के विकसित होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? मुंबई बंदरगाह से निकटता और बेहतर सड़क व रेल परिवहन नेटवर्क। मुंबई बंदरगाह से निकटता और बेहतर सड़क व रेल परिवहन नेटवर्क। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लाइसेंस राज्य की समाप्ति का क्या परिणाम हुआ? वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के बाद और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लाइसेंस राज्य की समाप्ति का क्या परिणाम हुआ? बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और वैश्विक तकनीकी ब्रांडों का भारत में प्रवेश सुगम हुआ। द नेक्स्ट
क्वेश्चन भी पीथमपुर जो एमपी में है, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट क्यों कहा गया है? पीथमपुर को वहाँ भारी मात्रा में ऑटोमोबाइल और कल पुर्जों के निर्माण उद्योगों का संकेंद्रण होने के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रैक्टर और कृषि वाहनों के विशाल घरेलू बाजार का मुख्य कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि प्रधान होना और कृषि का तेजी से होता यांत्रिकीकरण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों FDI की अनुमति ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को किस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया? इससे आधुनिक विनिर्माण तकनीकी, रोबोटिक्स और वैश्विक सुरक्षा मानकों का भारत में आगमन हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑटोमोबाइल उद्योग को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका स्टील, रबड़, ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई अन्य उद्योगों के साथ मजबूती, अग्रगामी और पश्चिमगामी जुड़ाव होता है। द नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी त्वरित बहुविकल्पी प्रकृति के वन लाइनर प्रश्न। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट में। तो भारत में सर्वप्रथम यात्री कारों का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किस शहर के निकट शुरू हुआ था? कोलकाता, उत्तरपाड़ा के हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा। चेन्नई को दक्षिण भारत का ऑटोमोबाइल हब बनाने में किस वैश्विक कंपनी की प्रारंभिक विनिर्माण इकाई की बड़ी भूमिका है? हुंडई मोटर्स का। भारतीय IT क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्यात भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह अदृश्य निर्यात के माध्यम से देश के चालू खाते को कम करने में मदद करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की ग्रामीण और शहरी टेली घनत्व में से किसका प्रतिशत अधिक था? तो शहरी टेली घनत्व का प्रतिशत काफ़ी अधिक था। भारत की प्रसिद्ध IT कंपनी विप्रो का मुख्यालय मुख्य रूप से किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। भारत की कौन सी IT कंपनी ने सबसे पहले वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया था? इन्फोसिस ने। भारत की कौन सी IT कंपनी ने सबसे पहले वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया था? इन्फोसिस। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार मार्च 2023 तक भारत के ग्रामीण और शहरी टेली घनत्व में से किसका प्रतिशत अधिक था? तो शहरी टेली घनत्व का प्रतिशत काफ़ी अधिक था। भारत की प्रसिद्ध IT कंपनी विप्रो का मुख्यालय मुख्य रूप से किस शहर में था? बेंगलुरु में। भारत की कौन सी IT कंपनी ने सबसे पहले वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया था? इन्फोसिस ने। भारत की कौन सी IT कंपनी ने सबसे पहले वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया था? इन्फोसिस। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जस्ट इन टाइम सूची प्रणाली मुख्य रूप से किस देश के सहयोग या प्रेरणा से भारत आई? जापान की प्रेरणा से। मारुति सुजुकी सहयोग के माध्यम से आई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जस्ट वन टाइम GIT सूची प्रणाली मुख्य रूप से किस देश के सहयोग से प्रेरणा से भारत आई थी? जापान, विशेषकर मारुति सुजुकी के सहयोग से। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में दोपहिए वाहनों मतलब स्कूटर या मोटरसाइकिल के विशाल बाजार का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह परिवहन का सबसे किफ़ायती और सुलभ साधन है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह परिवहन का सबसे किफ़ायती और सुलभ साधन है। भारत का कौन सा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति घोषित करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था जिसने रियायतें प्रदान की? कर्नाटक राज्य। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पूरक तथ्य और सांख्यिकीय निष्कर्ष। 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में IT उद्योग का योगदान 7.4% किस बात का सूचक है? तो राष्ट्रीय आय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभुत्व का। 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में IT उद्योग का योगदान 7.4 किस बात का सूचक है? तो राष्ट्रीय आय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभुत्व का। देश में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में अशोक लीलैंड का मुख्य विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। देश में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में अशोक लीलैंड का मुख्य विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रमुख औद्योगिक गलियारों को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और दक्षिणी ऑटो क्लस्टर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और दक्षिणी ऑटो क्लस्टर के नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय दूरसंचार संजाल की तीव्र वृद्धि ने देश में किस प्रकार की बैंकिंग मॉडल को सर्वाधिक बढ़ावा दिया है? तो मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र UPI को।
ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सी कार भारत की शुरुआती प्रतिष्ठित कारों में से एक थी? प्रीमियर पद्मिनी। हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा उत्तरपाड़ा में निर्मित कौन सी कार दशकों तक भारतीय सड़कों और सरकारी तंत्र की पहचान रही? एम्बेसडर कार। भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन दूरसंचार क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने डिजिटल एक्सचेंजेज की स्थापना की? सैम पित्रोदा। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सैम पित्रोदा को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मारुति 800 कार का लॉन्च 1983 में भारतीय समाज पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ा? इसने भारत में मध्यम वर्ग के लिए निजी कार के सपने को साकार और सुलभ बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाए? गवर्नेंस। बेंगलुरु के अतिरिक्त कर्नाटक का कौन सा दूसरा शहर आईटी और सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है? मैसूर। बेंगलुरु के अलावा मैसूर। ऑटोमोबाइल उद्योग में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कल पुर्जे निर्माण के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु और दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र। भारत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए मानकों को किस नाम से जाना जाता है? भारत स्टेज मानक के नाम से। भारतीय आईटी कंपनियां मुख्य रूप से किस मॉडल के तहत विदेशी क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं? ऑन साइड और ऑफ साइड्स वैश्विक सदुपयोगी मॉडल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल प्रदान करना। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास से देश के किस बुनियादी ढांचों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है? एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और बेहतर लॉजिस्टिक पार्कों के। भारत के किस राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आईटी पार्कों को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? बिहार सहित भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में टाटा मोटर्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहली पूर्ण भारतीय पैसेंजर कार कौन सी थी? टाटा इंडिका। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में टाटा मोटर्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहली पूर्ण भारतीय पैसेंजर कार कौन सी थी? टाटा इंडिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में दूरसंचार संजाल के विस्तार के लिए जिम्मेदार मुख्य सरकारी नीतिगत निकाय कौन सी है? दूरसंचार विभाग डोइट और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण PRAI। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय संदर्भ में किस उद्योग का विस्तार माना जाता है? सनराइज इंडस्ट्री के अत्याधुनिक चरण का। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को भारतीय संदर्भ में किस उद्योग का विस्तार माना जाता है? सनराइज इंडस्ट्री के अत्याधुनिक चरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय ऑटोमोबाइल और IT उद्योग दोनों का भारत के कुल निर्यात राजस्व में सामूहिक रूप से क्या स्थान है? यह देश के कुल विनिर्माण और सेवा निर्यात राजस्व के सबसे बड़े हिस्सेदार में से एक है। भारतीय ऑटोमोबाइल और IT उद्योग दोनों का भारत के कुल निर्यात राजस्व में सामूहिक रूप से क्या स्थान है? यह देश के कुल विनिर्माण और सेवा निर्यात राजस्व के सबसे बड़े हिस्सेदार में से एक है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लोकोमोटिव वैगन एवं कोच उद्योग। भारत में लोकोमोटिव उद्योग की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? जमालपुर तथा अजमेर में। जमालपुर और अजमेर में लोकोमोटिव उद्योग की स्थापना किस विभाग के द्वारा की गई थी? रेलवे विभाग के द्वारा। भारत में शुरुआती लोकोमोटिव उद्योग की स्थापना किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ब्रिटिश सरकार की किस नीति के कारण शुरुआती लोकोमोटिव कारखाने बंद करने पड़ गए थे? उदासीन रुख और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी नीति अपनाई? आत्मनिर्भरता की नीति स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल वर्तमान में भारत को वैगन या कोच और सिग्नल उपकरण के क्षेत्र में क्या स्थान प्राप्त है? भारत इन्हें पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने में समर्थ हो गया है। विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादन देशों में वर्तमान में किसका स्थान प्रमुख है? तो भारत का। पाठ्यपुस्तक के अनुसार भारत में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1964 में।
टेल्को लोकोमोटिव इकाई कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। टेल्को लोकोमोटिव इकाई कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर स्थित टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1945 में। चित्तरंजन वाराणसी और जमशेदपुर की इकाइयों में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की है? तो प्रथम दो, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेल्को जमशेदपुर किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में स्थापित की गई है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी। डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1981 में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? पटियाला में। पटियाला स्थित संस्थान में डीजल इंजनों के निर्माण का मरम्मत का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1986 में। भारत में कोच निर्माताओं में सबसे बृहत्तम इकाई कौन से? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस शहर के निकट स्थित है? चेन्नई का है, तमिलनाडु में। पेराम्पुर स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? स्विट्जरलैंड के सहयोग से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF पेराम्पुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में। पेराम्पुर की फैक्ट्री मुख्य रूप से किन रेल कारों का उत्पादन करती है? तो एयर कंडीशंस, इलेक्ट्रिक तथा डीजल रेल कार को। रेल कोच फैक्ट्री RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1985 में। कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने अपनी प्रथम कोच का निर्माण कब करवाया था? मार्च 1988 में। वर्तमान में भारतीय रेल की सबसे बड़ी एवं आधुनिक कोच निर्माण इकाई कौन सी बन गई है? रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला। पहाड़ियों तथा धूलों के आयात को कम करने के लिए किस प्लांट की स्थापना की गई? रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1984 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेल व्हील फैक्ट्री भारत के किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। भारत रेल की पटरियों, स्लीपरों और वैगनों का निर्यात मुख्य रूप से किन महाद्वीपों को करता है? अफ्रीका और एशिया देशों को। भारतीय रेल उपकरणों के प्रमुख आयातक देश कौन से हैं? ईरान। भारतीय रेल उपकरणों के प्रमुख आयातक देश कौन से? मतलब भारतीय रेल उपकरणों के लिए जो भारत है आयात कहाँ से खरीदता है? ईरान, इराक, सूडान, केन्या, पोलैंड। ईरान, इराक, सूडान, केन्या और पोलैंड से। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत में किन प्रमुख विदेशी कंपनियों के विभिन्न ब्रांड सक्रिय है? तो महिंद्रा, मारुति, टाटा, टोयोटा। बिहार का कौन सा स्थान ऐतिहासिक रूप से रेलवे लोकोमोटिव उद्योग से जुड़ा हुआ है? तो जमालपुर। भारत में निर्मित आधुनिक रेल डिब्बे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के योग्य है? या किस नीति का परिणाम है? आत्मनिर्भरता की नीति। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस प्रकार के इंजनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो विद्युत और भाप इंजन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित रेलवे की प्रमुख विनिर्माण इकाई का नाम क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। पंजाब का कौन सा शहर रेल कोच निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो कपूरथला। पंजाब का कौन सा शहर डीजल इंजन के पुर्जों के निर्माण के लिए जाना जाता है? पटियाला। पंजाब का कौन सा शहर डीजल इंजन के पुर्जों के निर्माण के लिए जाना जाता है? पटियाला। दक्षिणी भारत में रेल कोच निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? पेराम्पुर, चेन्नई में। दक्षिण भारत में रेल कोच निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? पेराम्पुर, चेन्नई में। भारतीय रेल के स्लीपर और कोच के खरीदार देशों में यूरोपीय देश कौन सा है? पोलैंड। भारतीय रेलवे के स्लीपर और कोच के खरीदार देश में यूरोपीय देश कौन सा है? पोलैंड। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष के बाद स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष जोर दिया है? स्वतंत्रता के बाद। द नेक्स्ट टॉपिक विल वायुयान उद्योग। वायुयान हवाई जहाज वाला उद्योग। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत में वायुयानों का मुख्य रूप से क्या कार्य होता था? तो केवल मरम्मत की जाती थी वायुयान के हवाई जहाज का। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड HAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 में। स्थापना के समय हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी थी? निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में। प्राइवेट। स्थापना के समय हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी थी? निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में। सरकार ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को किस वर्ष पूरी तरह खरीद लिया था? सरकार खरीद लिया था 1942 में। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड किस वर्ष किया गया था? 1964 में। एरोनॉटिक कब किया? 1964 में। वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कुल कितने प्रभाग हैं? 13 प्रभाग हैं। HAL मतलब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। HAL के 13 प्रभाग मतलब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के 13 प्रभाग भारत के कितने राज्यों में अवस्थित है? 13 प्रभाग 6 राज्यों में। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के प्रभाग वाले प्रमुख शहरों के नाम क्या है? नासिक, कोरापुट, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ और बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, कोरापुट, नासिक। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नासिक प्रभाग और कोरापुट प्रभाग मुख्य रूप से किस विमान का निर्माण करते हैं? तो मिग विमान का। नासिक और कोरापुट मिग विमान का निर्माण करते हैं। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का हैदराबाद
प्रभाग विमान के किस हिस्से या तकनीकी का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, एवियोनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का। इंटर्न मतलब प्रश्न, HAL मतलब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का कानपुर प्रभाग किस विशेष एयरक्राफ्ट का निर्माण करता है? HS 748 एयरक्राफ्ट का, HS 748 का। विमानों के उपसाधन एक्सेसरीज और इंस्ट्रूमेंट का निर्माण मुख्य रूप से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के किस प्रभाग में होता है? तो लखनऊ प्रभाग में। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का बेंगलुरु प्रभाग मुख्य रूप से किन वायुयानों के निर्माण करता है? तो हेलीकॉप्टर का, बेंगलुरु हेलीकॉप्टर का निर्माण करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी HAL के प्रमुख कार्यों में विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के अलावा और क्या शामिल है? तो डिजाइन बनाना, पुर्जों का विनिर्माण और मरम्मत करना। भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के सहयोग से किस उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है? तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का, AHL का। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। कोरापुट प्रभाग भारत के किस राज्य में स्थित है जो मिग इंजन के लिए प्रसिद्ध है? मिग इंजन के लिए, ओडिशा। नासिक प्रभाग भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नासिक प्रभाग भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत का एरोस्पेस हब और हॉल का मुख्यालय मुख्य रूप से किस शहर में केंद्रित है? बेंगलुरु में। भारत का एरोस्पेस हब और HAL का मुख्यालय मुख्य रूप से किस शहर में केंद्रित है? बेंगलुरु में। HAL हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय। एवियोनिक्स का क्या अर्थ है जिसका निर्माण हैदराबाद में होता है? विमानन में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस उद्योग का सैन्य महत्व अत्यधिक बढ़ गया था? वायुयान, मरम्मत और ऊर्जा उद्योग का। HS 748 विमान मुख्य रूप से किस प्रकार का विमान है जिसका निर्माण कानपुर में हुआ था? परिवहन या कार्गो विमान, टर्बोप्रॉप, परिवहन या कार्गो विमान। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए विमानन क्षेत्र को नोडल एजेंसी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विमानों के इंजन मतलब रॉ इंजन का रख रखाव और मरम्मत के मतलब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के किन कार्यों के अंतर्गत आता है? तो मरम्मत और ओवरहॉलिंग कार्यों के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जलयान निर्माण उद्योग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ भारत में आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1941 से। भारत में आधुनिक जलयान निर्माण की शुरुआत किस कंपनी की स्थापना से हुई थी? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड से। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम जलयान का नाम क्या था? जलऊषा। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम जलयान का नाम क्या था? जलऊषा। प्रथम भारतीय आधुनिक जलयान जलऊष्मा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1948 में। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1952 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात सिंधिया स्टीम नेविगेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम। कोचीन शिपयार्ड की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? जापान की सहायता से। कोचीन शिपयार्ड की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? जापान की सहायता से। कोचीन शिपयार्ड की कल्पना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1969 में। कोचीन शिपयार्ड को किस वर्ष एक वैधानिक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? वर्ष 1972 में। कोचीन शिपयार्ड को किस वर्ष एक वैधानिक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? वर्ष 1972 में। वर्तमान में देश का सबसे नवीन और सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कौन सा है? तो कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड में जहाज़ों के निर्माण में के अलावा और कौन सा मुख्य कार्य होता है? जहाज़ों की मरम्मत। कोचीन शिपयार्ड में निर्मित सबसे पहला जहाज़ कौन सा था जो वह किस वर्ष बना? तो रानी पद्मिनी, वर्ष 1980 में। कोचीन शिपयार्ड में निर्मित सबसे पहला जहाज़ कौन सा था और वह किस वर्ष बना था? तो रानी पद्मिनी था जो वर्ष 1980 में बना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कोचीन शिपयार्ड में समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1993 में। कोचीन शिपयार्ड में समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1993 में। कोचीन शिपयार्ड में अटपटीय अपग्रेडेशन का कार्य कब शुरू हुआ था? वर्ष 1999 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड का पुराना नाम क्या था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड का पुराना नाम क्या था? गॉड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता। हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड की 2 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? एक सैकिया में तथा दूसरा हावड़ा जिले के नाजीरगंज में। नाजीरगंज और सैकिया इकाई भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में।
मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में। मंझगांव डॉक मुख्य रूप से किसके लिए जलयान मतलब पनडुब्बियां और मिसाइल बोट बनाता है? भारतीय नौसेना के लिए। भारतीय नौसेना के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मंझगांव डॉक की 2 अन्य इकाइयाँ किन स्थानों पर स्थित है? नहावा सेवा महाराष्ट्र तथा मैंगलोर कर्नाटका में। मंझगांव डॉक की 2 अन्य इकाइयाँ किन स्थानों पर स्थित है? मंझगांव डॉक की 2 अन्य इकाइयाँ किन स्थानों पर स्थित है? तो नहावा सेवा महाराष्ट्र तथा मैंगलोर कर्नाटका में। मंझगांव डॉक ने भारतीय नौसेना के लिए किन लड़ाकू जहाज़ों का निर्माण शुरू किया है? तो पनडुब्बियों, मिसाइल बोट, विनाशक और ग्रिफेट का फ्रीगेट का। मंझगांव डॉक में भारतीय नौसेना के लिए किन लड़ाकू जहाज़ों का निर्माण शुरू किया है? तो पनडुब्बियों, मिसाइल बोट, विनाशक और फ्रेगेट का। मंझगांव डॉक को किस वर्ष तक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? वर्ष 1934 में। मंझगांव डॉक को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? वर्ष 1934 में। भारत सरकार ने मंझगांव डॉक को अपने पूर्ण नियंत्रण में किस वर्ष लिया था? वर्ष 1960 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा, गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा में। वास्को डी गामा तो व्यक्ति का नाम था, वास्को डी गामा में। और वास्को डी गामा है कहाँ? गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मुख्य रूप से किस प्रकार के जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत करती है? तो तटीय गश्ती जहाज़ों, गश्ती नौकाओं और मध्यम आकार के जलयानों का। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1957 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1957 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड किस नदी के तट पर स्थित है? जुआरी नदी के तट पर। जुआरी नदी के तट पर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड किस नदी के तट पर स्थित है? जुआरी नदी के तट पर। उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1984 में। उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1984 में। 9 जुलाई 1984 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कर्नाटक में किस स्थान पर स्थित है? तो मालपे नामक स्थान पे। भारतीय नौसेना के लिए विनाशक श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण में कौन सा शिपयार्ड अग्रणी है? मझगांव डॉक मुंबई। मझगांव डॉक मुंबई। पेट्रो रसायन उद्योग। द टॉपिक विल बी पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से किन कच्चे पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था और अल्कोहल का। द नेक्स्ट टॉपिक विल पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से किन कच्चे पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था और अल्कोहल का। नेफ्था और अल्कोहल के प्रसंस्करण से मुख्य रूप से क्या तैयार किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड के यौगिक तथा रसायन। पेट्रो रसायन उद्योग के उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में होता है? तो प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, रबड़ और रासायनिक उद्योग में। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पेट्रो रसायन उद्योग को किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? तो आधारभूत एवं उच्च मूल्यवर्धन उद्योग। जुआरी नदी का संबंध किस राज्य के शिपयार्ड उद्योग से है, जिसका विवरण पृष्ठ पर दिया गया? जुआरी नदी गोवा शिपयार्ड से। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।